हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 फ्रीडम मूवमेंट्स, सोशल साइंस बुक ग्रेड 8 से। कि हम मेनली एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल को क्या नाम दिया गया? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का नाम दिया गया, यानी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे। रीजन क्या था? क्योंकि इस मूवमेंट के दौरान उनकी जो लीडरशिप रही, उनका जो रोल रहा मूवमेंट के दौरान, उसकी वजह से उनको नाम दिया गया सरदार। सरदार का मतलब होता है आइदर लीडर या चीफ, आप हिंदी में जैसे भी उसको समझे। गांधी जी ने जो है किसको टाइटल दिया? ओनियन थीफ, ये आपको बताना है। तो गांधी जी ने टाइटल दिया ओनियन थीफ का जवाहरलाल नेहरू को। ये उस रेफरेंस में है कि जो घटना घटी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, जब नेहरू जी ने जो है नॉन वायलेंस को मेंटेन करने की कोशिश में जो बैग ऑफ अनियंस था, जो कि बहुत हाई प्राइस पर बेचा जा रहा था, उसको जो है फेंक दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। ये स्लोगन जो है लोगों के लिए था कि वो जो है दिल्ली तक मार्च करें और डिमांड करें कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में खत्म कर दिया। अब दिया हुआ है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। छोटे आंसर्स देने, बहुत बड़े आंसर्स नहीं। कौन कौन से लीडर्स थे जो आपके अकॉर्डिंग इंक्लूड होते हैं मॉडरेट लीडर्स में? तो उसमें से कुछ लीडर्स के नाम है, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या मोमेश चंद्र बनर्जी। क्यों गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि ये बहुत ही रिप्रेसिव है, मतलब दमनकारी है, और साथ ही साथ इसमें जो है बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ये जो है लोगों की जो सिविल लिबर्टीज है, एक छूट है, एक आजादी है, उसको रोक रहा है। और साथ ही साथ जो जस्टिस और फेयरनेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका पूरी तरह से हनन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। उन्होंने देखा कि ये उनके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा टूल हो गया है उत्पीड़न का, जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसको दबाया जा सके। इसी वजह से ब्लैक एक्ट जो है वो उसके नेगेटिव और ऑपरेसिव नेचर को दर्शाने के लिए किया गया था। लोगों ने जो है, जो इंडिया के लोग थे, उन्होंने साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया? अब साइमन कमीशन का जो बॉयकॉट था वो लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उसमें जो है किसी भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, और एक तरह से ये ब्रिटिश की इनसेंसिटिविटी को दर्शा रहा था। क्योंकि इंडियंस क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, वो इच्छा कर रहे थे, उनकी जो एक आकांक्षाएं थी कि वो सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे, अपना भी रिप्रेजेंटेशन चाहते थे जो असेंबली है उसमें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया। और साथ ही साथ ये मेनली जो बेसिक डिमांड्स थी, मेन डिमांड्स जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, या ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिले, उसको एड्रेस करने में पूरी तरह से फेल हो गया। इसलिए जो है लोगों ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। क्यों जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया? गांधी जी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया 1922 में, जब चौरी चौरा की घटना घटी, जहां एक बहुत ज्यादा हिंसात्मक क्लैश हुआ, जिसका नतीजा क्या हुआ कि ये क्लैश मतलब भिड़ंत हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिसमैन जो है वो मारा गया, और उनका मानना था कि नॉन वायलेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंट पाथ को हमें नहीं छोड़ना, इंडिपेंडेंट है, और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है टू द पॉइंट बताने हैं। कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इमरजेंस के लिए, यानी उसका एक क्यों बना, क्यों उसकी उत्पत्ति हुई, क्या डेवलपमेंट हुआ नेशनलिज्म का इंडिया के अंदर, इसके लिए कौन कौन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ये आंसर थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं उनके लिए एक एक लाइन का डिटेल दिया गया है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट पॉइंट्स लिख के आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है समझ में आता है तो आप उसका थोड़ा सा डिटेल भी दे सकते हैं। तो जो इमरजेंस और डेवलपमेंट हुआ नेशनलिज्म का इंडिया के अंदर, वो कई फैक्टर से प्रभावित है। सबसे पहले था ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी ब्रिटिश कोलोनियल रूलर्स की, जिसमें आर्थिक तौर पे शोषण करना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद जो होता है उसका भेदभाव हो रहा था, कल्चरल तौर पे एक असंवेदनशील थे वो, और इसी सब के कारण जो है
लोगों के बीच में, जो इंडियंस थे खासतौर से, उनके बीच में एक आक्रोश जो है वो बढ़ने लग गया। फिर दूसरा आता है, पहला था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, दूसरा है सोशल और रिलीजियस मूवमेंट। अब कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स है, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इन्होंने प्रमोट किए आइडियाज यूनिटी के, सोशल रिफॉर्म के, कल्चरल प्राइड के, और इसी के वजह से जो एक हम लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं वो काफी ज्यादा जागृत हो गई। रोल ऑफ लीडर्स, जो विजनरी लीडर्स थे, जैसे दादा भाई नरोजी हैं, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी भी, इन्होंने लोगों की जो व्यथाएं थी, जो दुख थे, उनको जो है एक तरह से समझा और फिर उन्हीं के प्रति काम करके एक नेशनल आइडेंटिटी जो है उसको बनाने की कोशिश की कि हम सब जो है एक ही उससे गुजर रहे हैं और हम सबको मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ आगे लड़ना है। इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या रहा? जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे साथ ही साथ मोंटे क्लेमफोर्ड रिफॉर्म्स और जलियांवाला बाग मसाकरे जो हुआ, उससे पॉलिटिकल एक अवेयरनेस जो है या कॉन्शियसनेस, जागरूकता आ गई, और जो डिमांड्स थी अब वो सेल्फ रूल की बढ़ने लग गई। ग्रोथ ऑफ मास मीडिया, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, पब्लिकेशंस, इन्होंने काफी ज्यादा जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे उनको बढ़ावा दिया, फैलाया और लोगों को जोड़ा, चाहे अलग अलग क्षेत्र में थे वो सब इस माध्यम से जुड़ गए। इंस्पिरेशन ग्लोबल मूवमेंट से, अब इंडियन नेशनलिस्ट को जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही थी? ग्लोबल मूवमेंट से, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था या आयरिश स्ट्रगल हो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ का जो डाइवर्स कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनको मेनली एक तरह से हार्नेस किया गया, उनको मेनली यूज किया गया ताकि एक ज्यादा बड़ी इंडियन पहचान जो है उसको क्रिएट किया जा सके, और इसके कारण जो है जो रीजनल और कम्युनल डिफरेंसेस थे वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी ने जो है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मेथड जो है उनको अपनाया, जैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जिससे एक यूनिफाइंग और पोटेंट फोर्स जो है वो मिल सके नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। वो पूरी तरह से खिलाफ थे हिंसा के। तो ये सारे फैक्टर्स जो है काफी थे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म को जगाने के लिए, और इसके कारण ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। अब है ब्रीफली एक्सप्लेन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हुई इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के टाइम की, उसमें मेनली था आर्म रेजिस्टेंस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के जो थे, उन्होंने जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ा। उन्होंने कौन कौन से एक्ट इस्तेमाल किए? वायलेंस के, बॉम्बिंग्स के, असैसिनेशंस के, ताकि जो है ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। मेन एम क्या था? ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना और एक फ्री इंडिया को रेडिकल मीन्स के माध्यम से स्टैब्लिश करना। अब ये जो एफर्ट्स थे उससे इमीडिएटली इंडिपेंडेंस तो नहीं हासिल हुई, पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अवेयरनेस को क्रिएट करने में और प्रेशर डालने में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की। शॉर्ट नोट लिखना है आपको दांडी मार्च क्यों। दांडी मार्च को हम जो है सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। ये एक 24 डेज का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि लीड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में। इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 12 को और खत्म हुआ अप्रैल 6 को। गांधी जी और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स जो है उन्होंने लगभग 240 माइल्स जो है वो चला, मार्च करा, साबरमती आश्रम से लेके अरेबियन सी कोस्ट तक दांडी में, गुजरात के अंदर, ताकि जो ब्रिटिश की मोनोपोली थी सॉल्ट प्रोडक्शन और उसकी सेल पर, उसका एक तरह से विरोध कर सके। इस मार्च के दौरान पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने पानी, जो समुद्र का पानी है, उसको भाप बनाकर उससे नमक पैदा किया। पूरी तरह से जो ब्रिटिश सॉल्ट लॉज थी उसको एक तरह से उसकी वो करी, अवहेलना करी। दांडी मार्च ने काफी ज्यादा अटेंशन हासिल करी। इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अक्रॉस इंडिया था उसको थोड़ी सी एक चिंगारी मिली, और इसके कारण ही सॉल्ट सत्याग्रह हुआ। ये एक ऐसा ब्रॉड कैंपेन था जो कि ब्रिटिश सॉल्ट टैक्सेस के अगेंस्ट था। ये जो सिंबॉलिक एक्ट कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस का, ये बहुत ही सेंटर मूवमेंट मान सकते हैं इंडिया के स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि इसने दिखाया था कि जो पावर है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की वो क्या होती है, और इंटरनेशनल सिंपैथी भी जो है इसमें काफी ज्यादा को हासिल हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही
सिग्निफिकेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो कि लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अगस्त 8, 1942 को। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि इमीडिएट एंड करना है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया के अंदर। गांधी जी ने अपना फेमस जो नारा था डू और डाई यानी करो या मरो, ये स्पीच दी, लोगों को रिक्वेस्ट करी कि वो जो है पूरी तरह से एक जैसे कहना चाहिए था कि ब्रिटिश को अब इंडिया से खदेड़ हटा देना है। इस मूवमेंट के दौरान इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा एंगेज हुए मास प्रोटेस्ट में, स्ट्राइक्स में, नॉन कोऑपरेशन एक्टिविटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश ने भी फिर रिस्पॉन्ड किया बहुत ही ज्यादा। वो भी उन्होंने जैसे ना एक तरह से भाई जब आप किसी को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर दूसरा भी आपके ऊपर उतना ही ज्यादा ओवर पावर होकर आएगा। मास अरेस्ट हुए, वायलेंस हुई और उत्पीड़न हुआ, दमन हुआ। इन सब के बाद इस मूवमेंट को कितना भी दबाया गया तब भी ये एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है इंडिया के स्ट्रगल का, इंडिपेंडेंस। इसने जो डिमांड थी फ्रीडम के लिए उसको काफी भड़का दिया, बढ़ा दिया और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विड्रॉल का ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के। वो फाइनली इंडिया से हट गया और इंडिया को इंडिपेंडेंस की 15 अगस्त 1947 में। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आसान एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।